हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था वेक्टर यानी कि सदिश, उसका पार्ट नंबर 5 है। ये बेसिकली अपना जो पार्ट रहने वाला है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम इस चैप्टर से रिलेटेड करीब करीब 200 करीब 100 प्लस क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे आगे जो अपने पूरे पार्ट में। आज हम इस पार्ट में वेक्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट, देखिए थ्योरी हम पढ़ते हैं लेकिन जो क्वेश्चन के थ्रू जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होना था। इसीलिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जरूरी आपके मतलब थ्योरी से ज़्यादा जरूरी आपको क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली हम कॉन्सेप्ट या थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। देखिए पिछले पार्ट में शायद लामी प्रमेय रह गया था। लामी प्रमेय एक प्रमेय है छोटी सी, लामी प्रमेय। लामी प्रमेय, देखिए लामी प्रमेय क्या होता है। इसमें बेसिकली तीन वेक्टर होते हैं, आप ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर। ये आप अल्फा, इसको आप बीटा कह सकते हैं, इसको आप गामा कह देंगे, है ना। तो इसके लिए लामी प्रमेय क्या कहता है, a अपॉन कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू c अपॉन कॉस ऑफ गामा। और यहाँ पर c क्या है, बेसिकली परिमाण है। क्या है, परिमाण है किसका, a v और c के, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के क्या है, मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, ये अपनी लामी प्रमेय थी। ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा, इस प्रकार से। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी आपको कई बुक में ग्राफ दिया जाएगा। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये ए वेक्टर दी जाएगी, इसके बाद इसी से आपको वी वेक्टर दी जाएगी जिसका इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनेगा, अल्फा। और आपको एक वेक्टर सी दी जाएगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, और सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा उसको आपको नहीं, इधर जो एंगल बनेगा उसको बीटा बोल देंगे, और ये आपका बी वेक्टर हो गया। इधर जब आप इसको खींच देंगे तो ये जो एंगल बनेगा उसको आप गामा कहेंगे। क्या कहेंगे, गामा। क्या कहेंगे, गामा। कुछ इस प्रकार से। और हम किसी भी वेक्टर को समांतर विस्थापित कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को बेसिकली इस वेक्टर को हमने क्या किया, या हम ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा, देखिए इसको ऐसा ही बना रहने देते हैं समझने के लिए। देखिए इसको हम इस प्रकार ना बनाते हुए हम इसको इस प्रकार बना लेते हैं। एक ये है, एक ये है, एक आपके पास v वेक्टर ये दी गई है। शुरू से बनाते, देखिए इसके अकॉर्डिंग समझने के लिए इसको आप एक लिख लीजिए, और आप एक ये वाली और एक आप ये वाली। तो आपको इसको आपने अगर सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर नाम दिया है तो इसके बीच गामा एंगल हो जाएगा, है ना। इधर आपका अल्फा हो जाएगा, इधर आपका बीटा एंगल हो जाएगा। तो यदि आप देख पा रहे होंगे
ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है। आप कहोगे कैसे? ध्यान से देखिए, हम वेक्टर को विस्थापित कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर को अपनी जगह रहने दिया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, तो इस वेक्टर को यहाँ विस्थापित किया, यानी कुछ इस प्रकार से इधर, और हमने इस वेक्टर को इस कोने पे आके ऐसा चिपका दिया, तो ये इस प्रकार का बन गया। और इसमें क्या होता है कि जो a अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन कॉस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस गामा। सी क्या है? ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण है। तो ये हो गया अपना लामी प्रमेय, जो बस यही आपको याद रखना है। डस्टर लामी प्रमेय के बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन देख लिया था जो अब कह रहा था कि ए वेक्टर, जो अपना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, प्रूफ वाला क्वेश्चन था, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बेसिकली क्वेश्चन अपना अगर 1 देखें तो प्रूफ वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कहता था, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों मतलब ए सदिश और बी सदिश का योग का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अंतर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, परिमाण निकालें, तो वो मतलब दो सदिशों के योग तथा परिमाण का अंतर समान हो तो सिद्ध करो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना था, यह प्रूव करना था। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक चीज जानते हैं, यदि ये चीज इसके बराबर है, यदि ये चीज इसके बराबर है, तो हम, ये बेसिकली क्या है, ये एक संख्या है, तो अगर संख्या का दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो वही अंतर नहीं होगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं और इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं। यदि हम ऐसा करें, कैसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका परिमाण लें और उसका स्क्वायर करें, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर उसका स्क्वायर करें, अगर हम ये करें, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या एक प्रॉपर्टी जानते हैं, गुणधर्म डॉट प्रोडक्ट की, या कह सकते हैं दो सदिशों के अदिश गुणन की एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करवाएंगे तो अपने पास ए कॉस ऑफ 0 निकल के आएगा, यानी कि ए स्क्वायर निकल के आएगा, यही तो अपने पास निकल के आएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, परिमाण का वर्ग निकल के आता है। हम ये चीज जानते हैं, ठीक है, हम ये चीज जानते हैं। और यदि एक चीज हम देखें, ये क्या लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मल्टीप्लाइड विद ए वेक्टर प्लस बी, यही तो लिखा है, मतलब परिमाण का मल्टीप्लाई किया गया, बेसिकली परिमाण का गुणा किया गया, और इधर भी परिमाण का गुणा किया गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, यदि हम इसके जगह ए, मतलब इसकी जगह ए मान लें, ए वेक्टर है, मान लो कोई ए वेक्टर है, A1 वेक्टर है, तो A1 वेक्टर का A1 वेक्टर के साथ जो आपका, नहीं ये A1 वेक्टर नहीं, क्योंकि परिमाण है, अगर मैं इसको A1 मॉड ऑफ A ये मान लूं, उसको ये बेसिकली ये है, क्योंकि हमने परिमाण को ये मान लिया, ठीक है, ये है, ठीक है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दो परिमाणों का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये तो ये वाला कौन चीज बन रही है ना, क्योंकि ये वाला चीज बन रहा है,
और यहां पर A1 की जगह इसको रख देंगे तो हमें एक चीज समझ में आई कि ये बेसिकली क्या है, A वेक्टर प्लस V वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर प्लस V वेक्टर, और इधर भी सेम चीज A वेक्टर माइनस V वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस V वेक्टर। ये डॉट क्यों लगाया, कॉन्सेप्ट ये है, ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जो कि डॉट प्रोडक्ट में कि A वेक्टर की जगह, मतलब यहां पर अगर हम देखें एक का परिमाण दूसरे की परिमाण A वेक्टर की जगह A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण और डॉट मतलब गुणा, बेसिकली गुणा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और दूसरे A वेक्टर प्लस B वेक्टर उसका मॉड, बेसिकली ये चीज लिखी है, तो ये चीज किसके बराबर हो गई, इसके। लेकिन यहाँ पर A वेक्टर ना देकर A वेक्टर प्लस V वेक्टर दिया गया और यहाँ पर A वेक्टर माइनस V वेक्टर दिया गया, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि तुम X वेक्टर दे दो, Y दे दो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, कुछ भी वेक्टर दे दो, हमें तो अपना गुणधर्म याद है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊं, डॉट प्रोडक्ट कराऊं, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर, अब मैं इसका A वेक्टर डॉट B वेक्टर, अब B वेक्टर B वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस ऑफ B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का B वेक्टर डॉट B वेक्टर। और हम एक चीज जानते हैं, A वेक्टर डॉट A वेक्टर मॉड ऑफ A वेक्टर, या फिर हम कहें अगर हम इसको परिमाण को A मान लें तो A स्क्वायर निकल के आ जाएगा ये, प्लस देखो हम जानते हैं, देखो दूसरी प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की कि A वेक्टर डॉट A वेक्टर नहीं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये हम पढ़ के आए हैं, है ना। ये कौन सा है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वी नो दैट। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर की जगह B वेक्टर डॉट A वेक्टर हो सकता है, हमने अभी इधर देख लिया, तो ये दोनों चीजें एक जैसी है, तो 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस ये क्या निकल के आएगा B स्क्वायर, क्या निकल के आएगा B स्क्वायर, और इधर A स्क्वायर, इधर भी सेम माइनस ऑफ 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B स्क्वायर। तो यदि आप ध्यान से देखें तो इधर का A स्क्वायर, इधर का A स्क्वायर, इधर का B स्क्वायर, इधर का B स्क्वायर, तो ये वाला इधर आएगा, तो 4A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0, बेसिकली A वेक्टर डॉट B वेक्टर उधर 4 जाएगा, 0 ही आएगा, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0 निकल के आया, है ना। और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा, है ना। तो AB cos ऑफ थीटा, तो A और B कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन थीटा, A और B कोई सदिश है, लेकिन थीटा कितना होगा 0 होने के लिए, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा कितना आ जाएगा 90, यहां पर थीटा कितना आ जाएगा 90, यानी कि A वेक्टर जो परपेंडिकुलर B वेक्टर, ये प्रूफ हो गया कि A वेक्टर B वेक्टर के क्या है, लंबवत है। यहां से ये चीज प्रूफ हो गई। इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, पिछले पार्ट में भी किया था, इस पार्ट में भी एक बार देख लिया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदस्यों का योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंबवत बी वेक्टर नहीं ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि दो सदस्यों का योग और दो सदस्यों का अंतर एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहली चीज। और आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि दोनों सदस्यों के, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए जो है वो है कि सिद्ध करो दोनों सदिश के परिमाण बराबर है, यानी ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। देखिए सॉल्यूशन, ये चीज हमें सिद्ध करना है, ये चीज हमें दी गई है। ठीक है, अच्छी बात। तो हम यहां पर भी वही करेंगे जो हमने पहले किया। हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। क्या करवाया, डॉट प्रोडक्ट करवाइए। देखो ज्यादातर जब आपको कोई चीज प्रूव करना है ना तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस डॉट प्रोडक्ट से होता क्या है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से हमें चीजें फाइंड हो जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक सेकेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस प्रकार से। तो अब हम इसका इसके साथ करवाएंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, यहां पर भी माइनस आएगा, बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। ये हमने करवाया, ये हमने करवाया। क्योंकि उसने, एक सेकेंड, हमने यहां पर डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, रीजन समझो। रीजन, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं। क्या चीज जानते हैं, कि यदि थीटा 90 है यानी कि लंबवत है, तो लंबवत होने पर जो अपना डॉट प्रोडक्ट होता है वो शून्य आता है। यानी कि इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो वो शून्य आएगा। तो इससे हमें चीजें आसान हो जाएंगी। हम ये जानते हैं ये ए स्क्वायर होगा माइनस ऑफ ए वेक्टर, ये चीज इसके बराबर होगी। एक सेकंड, कहीं कोई इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य। एक सेकंड, बी स्क्वायर, ये चीज निकल कर आई। तो यदि हम यहां से देखें, देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट कराया प्लस माइनस, तो हमें एक चीज यहां से दिखाई दे रही है, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वी नो दैट, है ना। तो इसकी जगह हम ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और इसके जगह यदि हम रख दें तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये इज इक्वल टू शून्य, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर है। यहां से प्रूफ हो गया सीधा सीधा। पहले तो आपको उसने कहा था कि दोनों सदस्यों का योग का परिमाण और दोनों सदस्यों का अंतर का परिमाण एक दूसरे के लंबवत है। यहां से स्ट्राइक करना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जब चीजें लंबवत होती हैं तो शून्य होता है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करवा के जो चीज शून्य, मतलब जो चीज कट रही थी उसको काटने के बाद जो चीज आ रही थी उसको इक्वल रखने के बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बेसिकली ये हमें निकालना था।
या आप एक ही जगह आप ये मान लो, ये भी ले सकते हो आपके पास से। तो ये हमें चीज निकल के आ गई है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि दो सदिशों का परिमाण, देखो आपको बोला गया कि परिमाण, अब हम परिमाण को ए से डिनोट करेंगे। तो ए और बी का परिमाण 3 और 4 दिया गया है, 3, बी का परिमाण 4, और जो आपकी तथा इसके अदिश गुणनफल का परिमाण, यानी कि अदिश गुणनफल का परिमाण ए वेक्टर अदिश बोले तो डॉट प्रोडक्ट का परिमाण कितना निकल के आ रहा है, 6। बेसिकली वो ये कह रहा है ए बी कॉस थीटा 6 निकल कर आ रहा है, कितना 6, क्योंकि हाँ डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा 6 निकल कर आ रहा है। तो आपको बताना है कि थीटा कितना होगा। तो देखिए ए बी दिया गया है तो 4 दिया 12, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6, 6 दूना 12, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इस तरीके से अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ ऑफ क्वेश्चन, फोर्थ ऑफ क्वेश्चन कहता है कि यदि, फोर्थ क्वेश्चन, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, पहली चीज, फिर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दूसरी चीज। तो सिद्ध करना है कि जो आपका p वेक्टर है वो q वेक्टर के लंबवत है। q वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद द वेक्टर ऑफ q, मतलब जो आपकी p सदिश है वो q सदिश के परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ये स्क्वायर है, p वेक्टर स्क्वायर q वेक्टर स्क्वायर, ये चीज हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और ये हमें निकालना है। ठीक है, किस किस के मध्य निकालना है उसको सबसे पहले देखिए, जब भी आपको जिसके मध्य एंगल निकालना है उसको अलग रखना है, जो अपना परिणामी है उसको अलग रखना है। यहां पर तो दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से आर स्क्वायर निकाल के इसको इक्वल रखेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए आपका माइंड मैप कुछ इस प्रकार होना चाहिए। माइंड मैप, सबसे पहले आप आर से आर स्क्वायर निकालेंगे और जो इसका आर स्क्वायर आर से निकलेगा उसको जो हमें दिया गया आर स्क्वायर है ना उसके इक्वल करना है, और जो चीज सेम होगी वो कट जाएगी और जो बचेगी उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए जाने कैसे। देखिए सबसे पहले हम आर स्क्वायर निकालेंगे। आर स्क्वायर के लिए आर वेक्टर, एक सेकंड ये देख लेते हैं, ये आर वेक्टर का स्क्वायर है आई थिंक, हाँ आर वेक्टर का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हमने ये किया, ये करने के बाद हमने p वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट प्रोडक्ट p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट इसका करवाएंगे तो आर स्क्वायर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, आर स्क्वायर, या आप आर वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या निकल के आएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर। देखिए ये जो चीज है ना इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका रीजन आपको पता है क्योंकि बेसिकली p वेक्टर का स्क्वायर यही तो है, p वेक्टर डॉट p वेक्टर, ये तो परिमाण के स्क्वायर के बराबर होती है। ये चीज हम अभी देखा है प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये चीज दी गई है। तो हम इसका जब ये करेंगे तो ये भी आर स्क्वायर निकलेगा। p वेक्टर डॉट p वेक्टर
प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो ये तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये पी, देखिए ये वेक्टर और ये दोनों चीज एक ही हैं, क्योंकि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो हम इन चीजों को 2p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और इसको क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज दिख रही है क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर प्लस क्यू डॉट क्यू आर, मतलब क्यू वेक्टर। तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से खत्म, p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर हम जानते हैं p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कहने का तात्पर्य p क्यू कॉस ऑफ थीटा, और 0 थीटा कब होगा, जो आपका कॉस थीटा 0 होता है 90 पर, यानी कि p वेक्टर और q वेक्टर लंबवत है। ये चीज यहां से प्रूफ होती हुई। देखिए हम क्या करेंगे, जब भी हमसे लंबवत वाला समांतर वाला कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और जो चीज दी गई होगी उसके इक्वल रख देंगे, जो चीज बचेगी वो 0 के इक्वल होगी और हम वहां से प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज के इक्वल मतलब परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर शून्य सदिश नहीं है। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जीरो वेक्टर या कह सकते हैं नल वेक्टर नहीं है, शून्य सदिश नहीं है। ठीक है, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर शून्य सदिश नहीं है और आपसे बोला गया है शून्य सदिश नहीं है, आपसे बोला गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है तो थीटा कितना होता है 90, क्योंकि थीटा 90 पर ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट शून्य हो सकता है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर शून्य सदिश ना हो, उस केस में थीटा 90 ही होगा, तब उसका डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा। ठीक है, तो उसने हमसे बोला है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी शून्य है, आई थिंक यही बोला है, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी शून्य है, तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम यहां से देखें ए वेक्टर, तो यहाँ पर भी थीटा शून्य होगा 90 होगा, तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर विद द बी वेक्टर, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो जब ए बी के लंबवत है और बी सी के लंबवत है, यानी कि दोनों बी के लंबवत हैं, मतलब जो एक आपके पास बी वेक्टर है उसके लंबवत ही दोनों सदिश हैं। ये आप बी वेक्टर मान लो, ये आप ए वेक्टर मान लो, ये आप सी वेक्टर मान लो, तो यहां से हमें एक चीज देख रही है कि जो ए वेक्टर और सी वेक्टर हैं वो बी वेक्टर के लंबवत हैं, है ना, 90 डिग्री है, 90 है, लेकिन जो ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर है वो क्या है, समांतर, क्या है, पैरेलल, पैरेलल है। जब पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, यानी कि यदि हमें सी की वैल्यू पूछी गई है
एक सेकंड, ए वेक्टर पैरेलल सी वेक्टर, हाँ। तो यदि हमसे एक सेकंड क्या पूछा गया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान, एक सेकंड क्वेश्चन में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पूछा गया, हाँ ये चीज पूछी गई है। तो हमें देखिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो होता है, ए ऑफ सी, ए का परिमाण सी का परिमाण कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी, ए का परिमाण सी का परिमाण, बस ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो क्यू वेक्टर व आर वेक्टर के बीच एंगल थीटा क्या होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले कहा था जब भी एंगल थीटा निकालना हो या फिर आप डॉट प्रोडक्ट करें, तो जिसके मध्य एंगल पूछा गया थीटा, तो उनको आप एक तरफ रख लेंगे। जैसे जिसके मध्य आपको थीटा निकालना उसको एक तरफ रख लो, क्यू और आर के मध्य पूछा गया, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर, बस। तो आर और क्यू और आर के मध्य हम अपना थीटा निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को याद करें बस। किसको, डॉट प्रोडक्ट को। आपको क्या करना है, जो आपके पास पी वेक्टर निकल के आई है उसका पी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, तो आर वेक्टर माइनस, और हम जानते हैं कि आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर जो होगा आर क्यू कॉस ऑफ थीटा होगा, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो p वेक्टर ये तो हो जाएगा p स्क्वायर, और इसको करेंगे ये इसके साथ r वेक्टर डॉट r वेक्टर r स्क्वायर, ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट q वेक्टर, और ये अपना हो जाएगा, इसका इसके साथ करवाएंगे माइनस q वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि इसका इसके साथ करवाएंगे तो q स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आर वेक्टर बेसिकली हमें पी स्क्वायर, एक सेकेंड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, बीच एंगल पूछा है। ये देखिए ये तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के माइनस का 2r वेक्टर, क्योंकि क्रम विनिमय नियम याद करिए, r वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हम जानते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस का 2r क्यू कॉस ऑफ थीटा, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया प्लस क्यू स्क्वायर। अब अगर हम देखें थीटा निकालना है हमें, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू माइनस का कॉस ऑफ थीटा। अगर इधर माइनस को ले जाएं तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 2r क्यू और cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स r स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2r³ राइट, ये अपना एंगल निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया कि p वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाने पर हमें ये थीटा प्राप्त हो गया। ये अपना 6th ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या रहा है, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है और हमें सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर आपको दिए रखा है 3i प्लस 4j। वी वेक्टर 7i प्लस 24j कुछ इस प्रकार से। और हमसे बोला गया है कि जो सी वेक्टर है हो तो बी वेक्टर के समान परिमाण, यानी कि आपका जो सी वेक्टर का परिमाण है वो बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। पहली चीज ये बोली गई है। दूसरी चीज ए वेक्टर के समांतर सदिश, ए वेक्टर के पैरेलल है सी वेक्टर से, ये दो चीजें आपको कही गई है। ठीक है, ये दो चीजें हमसे कही गई हैं। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखें, पहले तो हमें अगर b का परिमाण निकाल लिया तो हम c का परिमाण निकाल लेंगे। तो b का परिमाण निकालते हैं। b का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट सशक्त 49 और अगर हम 484, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 576, हाँ 576 में अगर 49 जोड़े तो 625 आएगा, यानी कि जो b का परिमाण निकल के आएगा वो 25 निकाल के आएगा, यानी कि जो आपका c का परिमाण होने वाला है और बोला गया है कि c वेक्टर के समांतर है, मतलब a जो आपकी वेक्टर है c वो a वेक्टर के समांतर सदिश है। ठीक है, तो उसका परिमाण तो देखिए, कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान लो a वेक्टर ये है, ये आपकी a वेक्टर है ना, ये आपकी a वेक्टर है, ये आपकी वेक्टर, तो इसके समांतर ही होगी आपकी कौन सी वाली वेक्टर, सी वेक्टर। कहने का तात्पर्य यह सी वेक्टर जो है ना वो m या k ऑफ a वेक्टर है, यानी कि a वेक्टर में कुछ गुणा हुआ है ना, कुछ एक संख्या का गुणा हुआ है, जिसके बाद मतलब a वेक्टर के समांतर है सी वेक्टर, यानी कोई गुणांक होगा, है ना। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये जो चीज लिखी है। तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि जो सी वेक्टर होगा वो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप ही होगा, क्योंकि किसके समांतर है, ए के, और ए सदिश जो है वो एक एक्स वाई तल में उपस्थित है ना, आई और जे में है, आई और जे में है, तो ये भी आई और जे में ही होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है। यानी समांतर में ऐसा होता है कि जो ये जो है ए एक्स अपॉन ए वाई जो है, नहीं, ए वाई अपॉन ए एक्स जो है वो होंगे 3/4, और अगर हम यहां से देखें तो सी एक्स अपॉन सी वाई
के यानी कि अगर हम यहां देखें, इसको अगर लिखना चाहें तो सी वेक्टर जो निकल के आएंगे वो के ए एक्स, या आप ऐसा कह सकते हैं ए एक्स की वैल्यू है 3 के आई कैप प्लस 4 के जे कैप, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालना है, ये जो गुणांक है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक तरीका लगाएंगे। बेसिकली परिमाण हमें दिया गया है, परिमाण यानी कि ये दिया गया है और ये होता है 3k का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। और सी का मोड हम निकाल चुके हैं 25 है, क्योंकि ये चीज सी के परिमाण के बराबर है, जो कि 25 इज इक्वल टू 9 16 और 9 25 के स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू 5k, यानी k की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। तो अगर हम k की वैल्यू यहां रख देंगे तो सी वेक्टर 15 ऑफ आई कैप प्लस 20 ऑफ जे कैप। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बी वेक्टर की वैल्यू में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बी वेक्टर की वैल्यू ये होगी, उसमें कुछ के करके लिखा है वो नहीं है, बी वेक्टर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, बी वेक्टर से हमने परिमाण निकाला और समांतर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो आपकी ये वेक्टर है इसमें कोई एक गुणक यूज हुआ है जो कि के हमने मानना है, या आप यहाँ पर m मान लेते, n मान लेते, और उसका यूज करके हम किसका यूज करके, परिमाण का यूज करके m के जो भी आप गुणक मानेंगे उसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख के अपनी वेक्टर निकाल लेते। ये तरीके से 7वां क्वेश्चन हो गया है ना। इसके बाद 8वां क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बोला गया है। 8वां क्वेश्चन में पहचानना है आपको अदिश राशि कौन सी है। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, अदिश राशि क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अदिश राशि क्वेश्चन आप ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से, पहला वैद्युत तीव्रता E, दूसरा आपको V दे रखा है, वेग, कोणीय संवेग, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, और इसके बाद है दाब। तो आपका जो दाब है ना वो एक अदिश राशि है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अदिश राशि बताना है। तो देखिए कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य जो होता है ना वो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है, यानी कि एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर। तो दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी दो सदिशों का हमने डॉट प्रोडक्ट करवाकर एक अदिश प्राप्त करी थी। तो इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि बताओ। देखो पहला आपका शक्ति एक अदिश राशि है, क्योंकि ये कार्य पूर्ण समय होता है, और यहाँ पर ये जो कार्य है वो अदिश राशि और समय भी अदिश राशि है। इसके बाद संवेग, दूसरा बोला गया संवेग। देखो संवेग होता है एम पी इज इक्वल टू एम आर, नहीं एम वी होता है। तो संवेग जो होता है बेसिकली वो वेक्टर है। इसके बाद जो आपको देखिए वर्क हम अभी देख चुके हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्थिर वैद्युत विभव बी भी एक स्केलर है। क्या स्केलर, देन एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एफ, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, एक अदिश राशि जो कि वर्क है, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। ये भी अपना क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन। हाँ, 12वां क्वेश्चन अभी हमने प्रूव किया है। देखिए 12वां क्वेश्चन अभी हमने प्रूव किया है। क्या उसने बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने सिद्ध किया था अभी कि ए वेक्टर जो होगी वो बी वेक्टर की क्या होगी, लंबवत होगी, यानी कि थीटा यहाँ पर कितना होगा 90। ये अपना थीटा कितना होगा 90। इस चीज को हम प्रूफ कर चुके हैं। इसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण हमें दिए गए हैं और बोला गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच एंगल, क्वेश्चन बोला गया है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के आपको परिमाण क्या दे रखे हैं 12 5 13। 12 5 13 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये क्या है बेसिकली परिमाण है, मैग्नीट्यूड। ठीक है। और बोला गया है ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच एंगल, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच एंगल। थीटा कितना होगा। देखिए थीटा निकालने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, मतलब हम तो बेसिकली सब कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे हमें यहाँ से सीधा सीधा पता है। क्या ये वाला जब भी दिया हो हम जानते हैं जो आर स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यदि आर स्क्वायर देखें मतलब बेसिकली सी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, सी स्क्वायर। तो सी के परिमाण का वर्ग 169 और ए के परिमाण का वर्ग 144, इसका 25 इज इक्वल टू प्लस 2 ए के परिमाण 12 5 कॉस ऑफ थीटा। तो ये 169 ये भी 169 एक दूसरे से कट जाएगा, यानी कि ये जो 12 पंचे 60 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा 0 होगा जब थीटा 90 होगा। तो यहाँ पर थीटा 90 यानी कि π/2 रेडियन। ये हमने निकाल लिया इसका राइट आंसर π/2। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर, देखिए हम पहले इस क्वेश्चन से पहले कुछ बहुभुज के नियम हमने जब पढ़े थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए थे, उसको एक बार रिवाइज करते हैं फिर ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखो बहुभुज में हमने 3 पॉइंट लिखे हुए थे बहुभुज के नियम में। बहुभुज का जो नियम था उस बहुभुज के नियम में हमने पहला पॉइंट देखा था कि जो दो असमान सदिशों का, दो असमान सदिशों का परिमाण, दो असमान सदिशों का जो परिणामी निकल के आएगा, परिणामी वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मतलब दो असमान सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, 3 जो आपकी समतलीय सदिश, 3 समतलीय सदिशों का जो परिणामी निकल के आएगा
परिणामी वो क्या 0 या 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है 3 समतलीय सदिशों का परिणामी। लेकिन 3 असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी 0 नहीं होगा। क्या कि जो 3 असमतलीय, मान लो एक प्लेन में वेक्टर है दो और एक वेक्टर प्लेन से बाहर है, तो ये तीनों असमतलीय सदिश हैं। तो आप सोचें कि इनसे जो एक रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी वेक्टर निकल कर आएगी वो 0 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इट्स नेवर बी पॉसिबल, ये कभी भी संभव नहीं है। ये 3 पॉइंट थे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन था, आई थिंक 14th ऑफ क्वेश्चन, 14th ऑफ क्वेश्चन था। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक तल में उपस्थित है। किसमें है? ए व बी वेक्टर एक तल में है ना। और जो सी वेक्टर है वो तल के लंबवत है। तल के क्या लंबवत, इस तल के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है, तो इसका परिणामी बताओ। परिणामी अभी हम देख चुके हैं, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है बताने की, क्योंकि एक देखिए दो सदिश है एक तल पर है, दो सदिश है एक तल में है, एक ये सदिश एक ये सदिश, तीसरी सदिश तल से बाहर है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर तल है, तीसरी वेक्टर तल के लंबवत है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन रहा है जो कि हमने अभी समझा था कि दो सदिशों यानी कि तीन सदिश, सॉरी दो नहीं तीन सदिश, तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर है? कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं हो सकता है? 0। ठीक है, हाँ कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड अभी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वेक्टर है आपके पास 3i + 4k। ए वेक्टर आपके पास 3i + 4k। तो आपको y अक्ष पर प्रक्षेप बताना है। y अक्ष पर प्रक्षेप, तो देखिए यहाँ पर y अक्ष पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x z अक्ष का प्रक्षेप दिया गया है, लेकिन y अक्ष का कोई भी प्रक्षेप नहीं दिया गया। सो ये कारण है कि y अक्ष का प्रक्षेप क्या है? 0 है। ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयताकार, आपको निर्देशांक दिए गए हैं बेसिकली। आयताकार निर्देशांक पद्धति पर कण की स्थिति, जो आपको एक कण है उसकी आपको स्थिति दी गई है कितनी? 3 2 5 3 2 5 3 2 5। तो आपको इसके लिए एक स्थिति सदिश निकालना है ना। क्या निकालना है? आर वेक्टर निकालना। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप +
2j कैप प्लस 5k कैप, इसको हम देख चुके हैं। आर वेक्टर स्थिति सदिश क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होती है स्थिति सदिश। 17वां क्वेश्चन बोला गया है कि सही कथन देखिए, सही कथन छांटना है। सही कथन में पहला पॉइंट बोला गया है, जब निर्देशांक, पहला जो इस क्वेश्चन बोला गया, जब निर्देशांक अक्ष बदले जाएं तो समतल में स्थिति सदिश के घटक भी बदल जाते हैं। देखो बोला गया है कि अगर हम निर्देशांक अक्ष को, देखो हमेशा रखना कि आप कोई भी, ये आपका एक्स है, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं, आप निर्देशांक अक्ष बदल सकते हैं, इसको आप जेड ले लीजिए, इसको वाई, इसको एक्स ले लीजिए, है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। आपने इधर जेड लिया, इधर वाई ले लीजिए, यहाँ पर जेड ले लो या फिर एक्स ले लो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी निर्देशांक बदल सकते हैं। लेकिन अब जब हम एक्स एक्सिस को मान लीजिए एक्स वाई दिया गया, एक्स पर 3 चलो, वाई पर 2 चला, तो कण यहाँ पर पहुंच रहा था, है ना। आपका पी कण यहाँ पर 2,3, लेकिन जब हमने अक्ष बदल दिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स पर चलेगा आपका 2 और वाई पर आपका चलेगा 3, तो आपका कण कहाँ, यहाँ होगा। तो कण की स्थिति नहीं बदल रही है, कण अभी भी एक्स पर 2 चल रहा है और वाई पर 3 चल रहा है ना। पी पॉइंट आपका वही है। तो आप अक्ष बदल देने पर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अक्ष बदल देने पर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखो, यह कह सकते हैं कि अक्ष बदल देने पर, यह कह सकते हैं स्थिति सदिश के घटक नहीं बदलेंगे। दूसरा, जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है, देखो निर्देशांक अक्ष को किसी एंगल थीटा पर घुमा दो, ये जो अक्ष है इसको आप एंगल थीटा पर घुमा दिए, इस प्रकार कर दिया आपने एक्स वाई जेड। अब हमने एंगल पहले इस प्रकार था, इस प्रकार का, हमने एंगल थीटा से इसे घुमा दिया। कौन से एंगल से? थीटा से। एक्स डैश मान लो इन सबको, पहले ये था, अब ये हो गया, तो हमने एंगल थीटा से घुमाया तो सदिशों के घटक भी परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन सदिशों का परिमाण नियत रहेगा, ऐसा नहीं है। बी नहीं, हाँ ये बात सही है, जो ये बात कह रहा है बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब हम अक्ष को ही एंगल थीटा पर घुमा देंगे तो कण की जो स्थिति सदिश है, या आप कह सकते हैं आपका जो घटक हैं स्थिति सदिश के, तो सदिशों के जो घटक हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड पहले था जितना, वही कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्या? कि जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है तब सदिशों के घटक परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन सदिशों का परिमाण नहीं रहता है। अभी जितना परिमाण निकल के आएगा सदिश का, इसमें भी वही परिमाण निकल के आएगा, लेकिन घटक बदल जाएंगे, घटक अलग हो जाएंगे। पहले अगर मतलब जैसे हम इसके x cos थीटा आ रहा था, तो हो सकता है x cos 90 माइनस थीटा या कुछ एंगल पर क्या हो जाएगा, आपका घटक चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा जब एंगल वेंगल रखने के बाद वही निकलेगा जो पहले था। तो ये बी ऑप्शन सही है। देखो ए वेक्टर बी तथा और बी वेक्टर के योग आर वेक्टर होता है। यदि ए वेक्टर का परिमाण बढ़ाया जाए तो बी वेक्टर तथा आर वेक्टर के बीच एंगल कम होगा। देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर मान लो आपके पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, ठीक है। यही तो बोला है कि ए वेक्टर ली हमने, बी वेक्टर ली, आर वेक्टर, तो हम ये कहा गया ए वेक्टर का परिमाण बढ़ा दो, ए वेक्टर का परिमाण, ऐसा उसने ए वेक्टर लिया, ए वेक्टर का परिमाण बढ़ा दो, बढ़ा दिया परिमाण,
परिमाण बढ़ा दिया, तो वो कह रहा है कि कोण कम हो जाएगा कहाँ, ए वेक्टर नहीं बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, ये बताइए। इसको अब ये यहां आ जाएगा तो एंगल तो क्या कह रहा है कि वी वेक्टर व आर वेक्टर के बीच कोण कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वही कोण रहेगा जो पहले था, क्योंकि हम नाप कर थोड़ी बनाते हैं, वही कोण रहेगा जो पहले था, वही कोण रहेगा जो पहले था। मतलब कोण नहीं, एक सेकंड, उसने क्या कहा, वी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच कोण कम होगा, नहीं, ये बात गलत है, कोण कम नहीं होगा, कोण कम नहीं होगा, सी पॉइंट गलत है। तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप इनको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखिए थर्ड ऑफ क्वेश्चन को आप इसके बी ऑप्शन इसका राइट है कि अगर हम किसी भी निर्देशांक अक्ष को एंगल थीटा पर घुमाते हैं तो उसके जो सदिश है, वेक्टर है, उसके घटक बदल जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से, देखो ऊर्ध्वाधर ये होता है, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, मान लो ये है, ये 60 डिग्री का ऊर्ध्वाधर से एंगल बना है, ये कितने न्यूटन का है, 5। तो उसने बोला है कि कण पर कार्यरत ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर मतलब घटक क्या होता है, देखो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। देखो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है ना, वो उच्च ये वाला घटक, ऊपर वाला ये वाला घटक, और जो लेटा हुआ घटक वो क्षैतिज घटक है। मतलब 5 cos of 60 ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, 5 sin of 60 ये आपका क्षैतिज घटक है। बस cos 60 की वैल्यू 1/2, 5 × 1/2 आपका 2.5 न्यूटन निकल के आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। इसके बाद ए वेक्टर, आपको इसका आंसर आपका हो जाएगा कि आपको एकांक सदिश का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, खत्म, ये हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ए वेक्टर एक्स वाई तथा जेड के साथ समान कोण बनाते हैं, तो घटकों के मान ए वेक्टर के परिमाण के पदों में लिखो। देखो हमसे क्या बोला गया है कि ए वेक्टर बेसिकली जो है, हम एक चीज पढ़ के आए हैं, क्या द्विकोज्याएं पढ़ी है, द्विकोज्याएं LMN, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था L² + M² + N² = 1 होता है, ठीक है, ये हम चीज पढ़ के आए हैं। उसमें हमने क्या देखा था, जो आपकी एक वेक्टर ए थी, मतलब जब हम 3D में घटक कर रहे थे, क्या 3D में घटक, उसमें क्या हो रहा था, एक्स अक्ष 3D में जब हमने घटक किए थे, द्विकोज्याएं निकाली थी, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, मतलब जो आपका परिणामी यहाँ पर सदिश ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर ए वेक्टर मतलब आपके साथ वाई अक्ष के साथ जो आपका कोण था वो बीटा, और जेड अक्ष के साथ जो था वो गामा, ये ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, L² + M² + N² = 1, यानी कह सकते हैं cos, because L = cos alpha, M = cos of beta, N = cos of gamma। तो cos² alpha + cos² beta + cos² gamma
इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर देखें उसने क्या बोला था, उसे बोला ए वेक्टर का एक्स अक्ष बाई मतलब ए वेक्टर का एक्स अक्ष से कोण, बाई अक्ष से कोण और जेड अक्ष से कोण मतलब अल्फा बीटा और गामा बस समान है, ये बोला। तो अगर मैं सबको अल्फा को सभी को अल्फा मान लूं, क्या मान लूं अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। और हमसे पूछा क्या गया है कि आपको निकालना है इसके घटकों के नाम बताओ। देखो घटक ऐसे ही निकाले जाते हैं, क्या इसका घटक a cos अल्फा, इसका a cos बीटा, इसका a cos गामा। तो हमें cos अल्फा पता चल गया, तो ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा, ये भी cos अल्फा। तो a cos अल्फा, a cos अल्फा यही तो घटक है। तो a/√3 ये आपके घटक निकल के आ गए, यही अपना राइट आंसर है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया ए वेक्टर ये दिया गया है, तो आपको द्वैत कोज्याएं निकालना है। तो द्वैत कोज्याएं क्या होती हैं, यही तो होती हैं द्वैत कोज्याएं। देखिए द्वैत कोज्याएं cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है rx, r घट जो r है उसका x दिशा में घटक या a का बेसिकली a वेक्टर दिया गया है, तो a वेक्टर का x दिशा में घटक और a का परिमाण cos अल्फा, cos ऑफ बीटा a का y दिशा में घटक अपॉन a का परिमाण cos ऑफ गामा az अपॉन a वेक्टर का परिमाण, यही होता है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें l मतलब l m n की वैल्यू निकालना है। बेसिकली cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इन्हें द्वैत कोज्याएं कहा जाता है। क्या द्वैत कोज्याएं, इन्हीं का नाम क्या है द्वैत कोज्याएं। तो l इज इक्वल टू जो आपको a वेक्टर दी गई है वो कितनी दी गई है, a वेक्टर दी गई है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस का 2k कैप प्लस का 2k कैप। तो हम L निकालेंगे यानी cos ऑफ अल्फा। तो हम a का x का में घटक कितना है 2, इसका पूरे का परिमाण निकालें तो अंडर रूट के अंदर 2 का 4 16 और इधर कितना है 4। आई थिंक ये कुछ गलत तो नहीं होगा, 5 है माइनस का 5 ये। तो यहाँ पर हम जब माइनस का 5 का करेंगे स्क्वायर 25 आएगा, तो 20 45, तो इतना आ गया a का परिमाण। तो बस इसके नीचे 45 लिख देंगे है ना। cos ऑफ बीटा, तो अब ये घटक a का बाई दिशा में घटक और √45 क्योंकि ये हमें सब में समान रखना है। cos ऑफ गामा माइनस का 5/√45, ये अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 का था। 21 बोला गया है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक सदिश है आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस 2k कैप तथा 3i कैप प्लस 6j कैप
में जोड़ने पर इनका परिणामी y अक्ष के अंदर इकाई सदिश आता है। वो ये बोल रहा है कि इन दोनों के साथ आप परिमाण जोड़ दें, मतलब इनको जोड़ने के बाद आप परिमाण जोड़ दें तो आपको एक सदिश प्राप्त होगी जो कि j मतलब y अक्ष में इकाई सदिश होगी। तो y अक्ष में इकाई सदिश j कैप होती है इस प्रकार का। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो i3i मतलब 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का तो 3j कैप। आई थिंक यहाँ क्या दिया गया है 2 प्लस का 2k कैप है ना, प्लस का 2k कैप माइनस का 5k कैप प्लस का c वेक्टर माइनस का इज इक्वल टू j कैप। तो c वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पूरे को इधर ले जाएंगे, माइनस का 4i कैप, तो ये एक माइनस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। तो हमसे इसमें क्या c वेक्टर ही आई थिंक पूछा गया था, तो माइनस का 4i कैप इसका b है आई थिंक। हाँ, तो ये आज हमने इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, आई थिंक 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6th पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में।